हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जीएसटी पे एक डिटेल वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं बताऊंगा कि जीएसटी क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी लाने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, बेनिफिट्स क्या हुआ, जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या दिया हुआ है, पार्लियामेंट और स्टेट के बीच का रिलेशन क्या है। जितने भी चीज़ें हैं जीएसटी के अंदर, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी जीएसटी का वीडियो नहीं देखना होगा, बिकॉज इसमें मैंने इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशन वाइज सबका आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड किया है। सो बस बने रहिए वीडियो में, और जो नए आए हैं यहाँ पर वो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं, जीएसटी होता क्या है। जीएसटी समझने से पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सो जैसे देख रहे हैं आप कि डायरेक्ट टैक्स इट इज़ इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द टैक्स पेयर। मतलब ये डायरेक्टली टैक्स पेयर, एक इंडिविजुअल हुआ या एक फॉर्म हुआ, उस पर डायरेक्टली इम्पोज होता है और उसको ही टैक्स पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयड है, वो जो कुछ इनकम अर्न करते हैं, तो अर्निंग उस पर्सन का ही होता है और टैक्स भी उसको ही पे करना होता है, तो डायरेक्टली उसे पे करना होता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप समझिए, इंसिडेंस है इज इक्वल टू इम्पैक्ट। इसमें पहले समझते हैं इंसिडेंस क्या होता है। इंसिडेंस मीन्स एक्चुअल टैक्स बियरर, मतलब एक्चुअल में जो टैक्स पे किया गया है वो किसका पैसा है, कौन वो टैक्स को बियर कर रहा है। और इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, हु पेज द टैक्सेस, मतलब गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कौन कर रहा है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट इक्वल होता है। मतलब एक इंडिविजुअल मान के चलिए, एक इंडिविजुअल है कोई जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस दोनों बराबर है। मतलब कमाई, ये इसे सैलरी मिलेगा और इसके सैलरी से ही टैक्स कटेगा। इसका मतलब है एक्चुअल बेयरर भी ये होगा और टैक्स भी इसी को पे करना होगा। मतलब एक्चुअल इम्पैक्ट भी इस पे ही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। जैसे अभी एग्जांपल लिया कि इंडिविजुअल को ही टैक्स पे करना है, मतलब ये बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकता है। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स समझाऊंगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं पहले इसका। ये है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स आप जानते हैं इंडिविजुअल पे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट अपने प्रॉफिट से पे करते हैं, ये जीएसटी से अलग है। नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सो इंसिडेंस नॉट इक्वल टू इम्पैक्ट। तो अभी मैंने बताया था कि डायरेक्ट टैक्स में दोनों इक्वल होता है, सेम इंडिविजुअल होता है या सेम फॉर्म होता है। यहाँ देखते हैं, इंसिडेंस इज बोर्न बाय द कंज्यूमर हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो इंसिडेंस जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है उस पे इंसिडेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड सेकेंड थिंग ये देख लेते हैं, इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। इम्पैक्ट इज लाइबिलिटी टू पे द टैक्सेस इज ऑन द मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज और सेलर ऑफ गुड। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज एक रेस्टोरेंट है, हम लोग रेस्टोरेंट में गए और हम लोगों ने सपोज कुछ खाना खाया। ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ने कुछ खाना खाया सपोज 100 रुपीज़ का, और उस पर सपोज हमारा 18 रुपीज़ जीएसटी लगा। तो 118 रुपये किसे पे करना होगा, इंडिविजुअल 118 रुपये रेस्टोरेंट को पे करेगा। अब ये रेस्टोरेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, जो कि 18 रुपये जीएसटी पे किया। तो यहाँ आप देखिए कि टैक्स पे किसने किया है, टैक्स पे रेस्टोरेंट ने किया है। इसका मतलब है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गवर्नमेंट से है, तो जो टैक्स पे करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट किसका है, रेस्टोरेंट का। बट एक्चुअल टैक्स बियरर कौन है, मतलब एक्चुअल में किसके पैकेट से पैसा गया 18 रुपया। ये तो ये इंडिविजुअल ने जो वहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा उसके पैसे से, उसके पॉकेट से गया होगा ये 18 रुपया। मतलब एक्चुअल टैक्स बियरर कौन हो गया, ये इंडिविजुअल हो गया। तो ये हो गया इंसिडेंस। दैट मीन्स इस केस में इंसिडेंस हमारा इंडिविजुअल हो गया और रेस्टोरेंट ओनर जो है वो इम्पैक्ट हो गया। मतलब इंसिडेंस नॉट इक्वल टू इम्पैक्ट। तो ऐसे टैक्सेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जैसे जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी आपको पता होगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे लगता है। अगर कोई कंपनी कोई गुड्स बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, उस पर जो ड्यूटी लगता है उसे हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। एक और डिफरेंस मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि टैक्स और ड्यूटी में क्या डिफरेंस होता है। टैक्स एंड ड्यूटी, टैक्स जनरली जो कोई इनकम अर्न करता है तो उस पर हम जनरली टैक्स लगता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स भी प्रॉफिट पे लगता है, लेकिन ड्यूटी जनरली आप कमोडिटीज़ पे लगता है।
कमोडिटीज़, अगर कुछ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पे आपको सर्विस ड्यूटी, या आपको कुछ आप सपोज कुछ सप्लाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, तो उस पे आपको ड्यूटी लगे। जैसे आप स्टील बना रहे हैं या सिंपल आप चेयर बना रहे हैं, तो वो सब पे आपको ड्यूटी लगेगा। और अगर इनकम है तो उस पे टैक्स लगेगा। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आप समझ गए होंगे अभी। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल्स और देखते हैं। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हमें पता है ये लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, ठीक है। सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लगता है। 1995 में इंडिया में आया था ये सर्विस टैक्स। उस समय सर्विसेज पे उससे पहले टैक्स नहीं लगता था। देन आप वैल्यू एडेड टैक्स वैट देख रहे हैं। वैट भी अभी मैं बता देता हूँ कि वैट जनरली से आपका स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट। और जनरली वैट को ही बोलते हैं स्टेट लेवल पर सेल्स टैक्स भी हम बोल सकते हैं। जितना भी अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ आगे काम आएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्सेस, ये जनरली स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है और इसे सेल्स टैक्स भी बोलते हैं। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो गया, उसके बाद जब अब मार्केट में बिकने जाता है, तो वो सेल्स टैक्स, अगर वो इंट्रा स्टेट है, अगर उसी स्टेट में मैन्युफैक्चरर भी है और उसी स्टेट में बेचा जा रहा है, तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रेड। और ऐसे केस में जो पर्टिकुलर स्टेट है वो सेल्स टैक्स लगाता है, तो उसी सेल्स टैक्स को हम वैट भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। इसको आगे हम डिटेल में बताऊंगा। देन सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये जनरली होता है जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है, कि एक राज्य में प्रोड्यूसर है और वो सप्लाई हो रहा है दूसरे राज्य में, तो वहाँ सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। तो सीएसटी के बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। सेंट्रल सेल्स टैक्स ये जनरली 3 पॉइंट होता है, आप समझिए। एक होता है लेविड, सेकंड होता है कलेक्टेड, एंड थर्ड होता है यूज्ड। लेविड का मतलब होता है कि किसके पास अथॉरिटी है ये टैक्स इंपोज करने का, मतलब ये लॉ बनाने का किसके पास अथॉरिटी है। तो इन केस ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स, मैं लिख भी देता हूँ, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में ये लगता है, तो लेविड करने का पावर सेंटर है, मतलब सेंटर इस पे लॉ बना सकता है टैक्स लेने के लिए। बट कलेक्ट कौन करेगा, जो हमारा प्रोड्यूसर स्टेट है। और यूज कौन करेगा, यूज भी प्रोड्यूसर स्टेट ही करेगा। दैट मीन्स जो स्टेट एक्सपोर्ट कर रहा है या जो स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है, वही स्टेट इस टैक्स को यूज करेगा, कलेक्ट भी करेगा और साथ में रखेगा भी खुद के पास। लेकिन लेवी करने का पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। तो ये 3 टर्म आप समझ के रखिएगा, लेविड, कलेक्टेड एंड यूज्ड, ये बहुत बार आता है, आगे भी आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं सीएसटी, समझ गए। एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स परचेज टैक्स हुआ, टैक्स ऑन लॉटरी, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, ये छोटा छोटा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो आप इनडायरेक्ट टैक्स समझ हो गए होंगे, जहाँ पर बर्डन को हम ट्रांसफर कर देते हैं। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन ट्रांसफर नहीं होता, इसमें आप बर्डन ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे पे। जैसे रेस्टोरेंट ओनर ने जीएसटी का बर्डन ट्रांसफर कर दिया जिसने खाना खाया था वहाँ पर। सो दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं हम लोग व्हाट इज जीएसटी। तो फर्स्ट देखते हैं, इट्स अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम wherein a large number of central and state indirect taxes were amalgamated into a single tax GST. यूनिफाइड इनडायरेक्ट, इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है अक्रॉस द कंट्री। सो पहले पहले क्या होता था कि सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारा लगता था। आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे सेंटर क्या क्या लगा सकता है, सेंटर के पास क्या क्या अथॉरिटी है। सेंटर जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा सकता है, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल लगाता है। सो ये सब सेंटर के पास अथॉरिटी है। अगर आप स्टेट के पास देखें तो स्टेट के पास वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेस है, एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ, या उसके बाद आप इंट्री टैक्स हो गया, ये सब टैक्स स्टेट लगाता है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो जीएसटी आने से पहले क्या होता था कि ये जितने सारे टैक्स अलग अलग पे करने पड़ते थे। बट जीएसटी ने क्या किया, ये जितने टैक्सेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस है, मोस्ट ऑफ द, पूरा नहीं बोल सकते अभी एक्सेप्शन में बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द टैक्सेस को एमलगमेट, उसको कंबाइन करके जीएसटी के अंडर ला दिया। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एक बार हम लिस्ट भी देख लेते हैं कौन कौन सा टैक्सेस है। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, सेंट्रल टैक्सेस में दिख रहा है आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स है, 1995 मैंने बताया था इंडिया में आया था। देन एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीवीडी, दैट मीन्स सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी जनरली कस्टम पे लगता है। देन सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स के बारे में अभी मैंने डिटेल में बताया कि सेंट्रल इसमें 3 टर्मिनोलॉजी भी मैंने एक्सप्लेन किया था। देन आगे आते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स के बाद सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस, इन सो फार एज रिलेटेड टू सरचार्ज एंड सेस भी लगता है। सरचार्ज जनरली एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो कि टैक्स ऑन टैक्स जिसको बोलते हैं। जैसे आपने 100 रुपीज़ पे 10 रुपये चार्ज, 10 रुपये टैक्स पे किया, उस 10 रुपये पे भी कुछ 1% सरचार्ज लगेगा। और सेस क्या होता है, सेस फॉर स्पेसिफिक पर्पस।
जैसे आप इनकम टैक्स अगर भरते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा एक आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है जो कि आपके टैक्स के ऊपर लगता है। तो सेस इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अभी जीएसटी में भी आगे देखेंगे कि जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा था कुछ प्रोडक्ट्स पे, जिसके जिसके थ्रू जो वहाँ से इनकम आएगा वो प्रोड्यूसर स्टेट को दिया जाएगा टू कंपनसेट देयर लॉसेस ड्यू टू दी जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन और इनरोल इन द इंडिया। सो ये हम लोग समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट का कौन सा टैक्स सब्ज्यूम्ड हुआ था। तो स्टेट सरचार्जेस से समझ गए। एंटरटेनमेंट टैक्स बोला था, एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मीन्स पंचायत हुआ या म्यूनसिपालिटीज, वो जो टैक्स लेविड करते हैं तो वो छोड़ के जितने भी एंटरटेनमेंट टैक्स है वो सब टैक्स को हम लोग जीएसटी में सब्ज्यूम्ड हो चुका है। देन टैक्स ऑन लॉटरी है, एंट्री टैक्स है, जैसे वैट एंड सेल्स टैक्स। देखिए वैट सेल्स टैक्स मैंने समझाया आपको, दोनों सेम ही होता है। लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, अगर आप होल्डिंग वगैरह देखते हैं तो उसमें भी एक टैक्स लगता है, तो सेल्स टैक्स है। ये सबको सब्ज्यूम्ड कर दिया गया, जीएसटी में बना दिया गया। अब देखिए सेंट्रल लेवल पे क्या होता था, कस्टम ड्यूटी लगता था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेंट्रल सेल्स टैक्स इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए, सर्विस टैक्स अगर सर्विसेज पे है। उस समय तक सर्विस टैक्स जो होता था ये सिर्फ सेंटर लगा सकता था 1995 के बाद से। ठीक है, नेक्स्ट आप स्टेट लेवल पे यहाँ आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको। स्टेट लेवल पे आप देखिए वैट होता है, लग्जरी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय जब होता था कि अगर कोई प्रोडक्ट स्टेट के अंदर आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो उस पर कुछ टैक्स लगाता है स्टेट, उसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। तो ये दोनों टैक्स देख लिए कि जो स्टेट के अंदर था और जो सेंटर के अंदर था, दोनों को सब्ज्यूम करके हम लोग को जीएसटी बना दिए। अब सब टैक्सेस जीएसटी के अंडर आ गया और जीएसटी को तीन में बाइफर्केट कर दिया गया। सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आपने ये समझ लिया कि कौन कौन से टैक्सेस को सब्ज्यूम्ड किया गया है, ये कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी के अंदर ला दिया गया है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सो इसको मैंने एग्जांपल दे दिया है कि सम टैक्सेस आर एक्साइज सर्विस, आपने डिटेल में भी देख ही लिया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अंडर जीएसटी टैक्स आर लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है कि सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगता है। सपोज हम लोगों ने बताया कि एक जो एक्साइज ड्यूटी था वो लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे। अगर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगा। लेकिन जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया 2017 पे, उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स खत्म हो गया, मतलब एक्साइज ड्यूटी कंप्लीटली खत्म हो गया। जो भी प्रोडक्ट जीएसटी के अंडर आता है उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता। अब जब कोई भी प्रोडक्ट बन जाएगा, अब जब मार्केट में जाएगा सप्लाई के लिए, तो उस सप्लाई पे टैक्स लगेगा। दैट इज सप्लाई पे टैक्स लगेगा, नॉट ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तो थर्ड पॉइंट क्लियर है। दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, दैट मीन्स एसजीएसटी कलेक्टेड बाय कंज्यूमर स्टेट नॉट द प्रोड्यूसर स्टेट। तो इसे समझते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड मीन्स, पहले जब जीएसटी से पहले जो टैक्स का रिजीम था, तो सपोज अगर दो स्टेट्स में ट्रांजेक्शन, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात कोई सामान गया, एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारा, महाराष्ट्र से गुजरात कुछ सामान गया, तो जनरली इसमें क्या होता था कि जो हमारा जो टैक्स लगता था, जो सेल्स टैक्स जो यूज़ होता था, वो जनरली प्रोड्यूसर स्टेट को टैक्स का बेनिफिट ज़्यादा मिलता था। लेकिन जो जीएसटी जब लाया गया तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब आपको पता है कि जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो सेंटर का रोल होता है प्ले, तो सेंटर जनरली इस पर आईजीएसटी लगाता है, और आईजीएसटी आगे मैं समझाऊंगा, ये सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी। तो ये जो स्टेट जीएसटी है क्या करता है, जब सेंटर आईजीएसटी कलेक्ट कर लिया तो अपना पार्ट सीजीएसटी रख के जो एसजीएसटी होता है वो प्रोड्यूसर स्टेट को ना दे के कंज्यूमर स्टेट को देता है जहां प्रोडक्ट जाता है। इस कारण से इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला गया है। इससे पहले ऐसा नहीं था। इसी कारण से जो जितने भी जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा था, जितने भी प्रोड्यूसर स्टेट है, जो गुजरात हुए, महाराष्ट्र हुए, जो ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, उनके लिए तो एक तरह से रेवेन्यू लॉस हो गया। सो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया था कि जो जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था और एक्ट लाया गया था, वो इस इन्हीं सब प्रोड्यूसर स्टेट को कंपनसेट करने के लिए कि उन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर कि जितना कंपनसेशन है गवर्नमेंट आपको पे करेगी। अदरवाइज इन लोग रिलक्टेंट थे कि जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं करने देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, डुअल जीएसटी, सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी। तो दो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर इंटर स्टेट है तो दोनों एक साथ लेवी कर सकते हैं, सॉरी इंट्रा स्टेट में एक साथ लेवी कर सकते हैं दोनों, और इंटर स्टेट में सेंटर लेवी करेगा और अपना शेयर रख के और अपना शेयर रख लेगा, और जो एसजीएसटी है जितना भी शेयर बनता है वो कंज्यूमर स्टेट को दे देगा। मतलब ड्यूअल जीएसटी है। ये फेडरलिज्म के कारण
इस्टेब्लिश किया गया है। जितने भी कंट्रीज है जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेडरल है, वहाँ पर ड्यूअल जीएसटी यूज़ होता है। मतलब 2 लेवल जीएसटी, वन एट सेंट्रल लेवल, वन एट स्टेट लेवल, साइमल्टेनियसली। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो मैंने समझा दिया 15। अब आते हैं जीएसटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्सेस। इसका मतलब एक वैल्यू एडेड का मैं समझ ले तो होता क्या। सपोज एक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में हमें मान के चलिए 3 डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है। सपोज पहला कंपनी है, दूसरा कंपनी है, तीसरा कंपनी। पहला कंपनी सपोज टायर बना रहा है। टायर ये 100 रुपीज़ का टायर बनाया, प्लस सपोज 10 रुपया इसे टैक्स लगा देने का, तो टोटल 110 रुपया हो गया। तो ये 110 रुपया में बेचा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है सेकंड वाला, टायर के साथ सपोज पूरा गाड़ी मिला के 5,000 1,000, मतलब मैं कॉस्ट 200 ही लेता हूँ। सपोज टोटल कॉस्ट इसका 200 आ गया। ये 100 में ये ब्रेक डाउन करेगा, 100 प्लस 10, क्योंकि 10 टैक्स पे किया हुआ है 2। एंड ये जब टोटल प्रोडक्ट इसका 200 का हुआ, तो अब ये क्या करेगा कि टैक्स तो 200 पे करेगा। इफेक्टिवली देखिए अब क्या देखना है, टैक्स तो इनिशियली 200 पे करेगा, सपोज 10% ही पे कर रहा, 20। लेकिन ये वैल्यू अगर देखा जाए, वैल्यू कितना ऐड किया है, तो इसे तो 100 रुपये का सामान मिला था, केवल वे ये 100 रुपये का ही वैल्यू ऐड किया है। तो इसे तो 100 पे 10% टैक्स मीन्स 10 रुपया देना था, लेकिन ये टैक्स कितना दे दिया, 20 रुपया। तो ये जो 10 रुपया यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट 10 रुपया जो इसने टैक्स पे किया है, तो ये एज अ टैक्स क्रेडिट हो जाएगा किस पे, 2 पे। जब ये टैक्स 20 रुपीज़ पे करने जाएगा, तो ये दिखाएगा टैक्स क्रेडिट कि मेरा 10 रुपया टैक्स क्रेडिट मेरे पास है। दैट मीन्स जब मैं हम 100 का सामान ले रहा था, 110 में मैं लिया हूँ, मतलब 10 रुपये मैं टैक्स पे किया हूँ। तो जब ये टैक्स पे करने जाएगा 200 के अमाउंट पे, तो वे 20 रुपीज़ लाइबिलिटी होता है, लेकिन इसका टैक्स क्रेडिट 10 माइनस हो जाएगा, मतलब 10 रुपीज़ टैक्स पे करेगा अल्टीमेटली। इफेक्टिव टैक्स 10 पे करेगा, और ये इफेक्टिव टैक्स 10 पे करेगा। सो अभी थर्ड यूनिट नहीं कंसिडर करते हैं, 2 यूनिट देखते हैं। तो 2 यूनिट में हमें क्या समझ में आया, जो फाइनल प्रोडक्ट था वो 200 रुपये का है, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए 10% टैक्स, तो गवर्नमेंट ने तो 20 रुपये टैक्स ले लिया, और 20 रुपया ये 10 रुपया वन से आया फर्स्ट कंपनी से, 10 रुपया सेकंड कंपनी से आया। तो ये होता है वैल्यू एडेड, कि जितना अगले स्टेप में वैल्यू ऐड होगा उस पर ही टैक्स लगेगा। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट को भी हटा रहा है। अगर वैल्यू एडेड नहीं होता तो सेकंड कंपनी को क्या होता है कि कंप्लीटली 200 पे टैक्स देना पड़ता, मतलब 20 रुपया टोटल देना पड़ जाता, तो गवर्नमेंट को टोटल 30 रुपया यहाँ से टैक्स मिल जाता। तो ये वैल्यू एडेड का मतलब है। जीएसटी यही है कि हर स्टेप पे आपको जितना वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, आपको उतने पे ही टैक्स देना है। तो फर्स्ट है। सेकंड, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। अभी समझिए जो टैक्स क्रेडिट मिलता है, जैसे अगर हम यहाँ थर्ड यूनिट भी बना लेते हैं, तो जितना थर्ड यूनिट ने टैक्स पे किया होगा फर्स्ट और सेकंड को मिला के, तो वो टैक्स माइनस हो जाता है इफेक्टिव टैक्स से। मतलब जितना अगर मान के चलिए 30 रुपीज़ पे करता, ये भी 100 रुपीज़ का मान के चलिए वैल्यू ऐड करता, तो टोटल 300 हो जाता। तो यहाँ पर उसको 30 रुपया पे करना पड़ता, लेकिन 20 रुपया ऑलरेडी ये पे कर चुका होगा फर्स्ट और सेकंड, मतलब सेकंड से जब खरीदा होगा सामान, तो 200 रुपये में सामान खरीदा होगा, तो 220 में सामान खरीदा होगा, तो ऑलरेडी 20 रुपये पे कर दिया होगा ये थर्ड को, सॉरी थर्ड सेकंड को पे कर दिया होगा। तो जब ये 30 रुपया पे करेगा, तो 20 रुपया टैक्स क्रेडिट थर्ड पे हो जाएगा, तो हमारा इफेक्टिव वो भी 10 ही पे करेगा। तो इसको समझ गए, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, इसका ये मतलब है कि जब थर्ड सपोज रिटेलर है, लास्ट पॉइंट आ गया थर्ड, अब थर्ड डायरेक्टली बेचेगा सामान रिटेलर को, तो रिटेलर को तो कितना प्राइस लगेगा, 300 प्लस 30, दैट मीन्स 330 रिटेलर को लगेगा। तो एक्चुअल जो वैल्यू एडेड हर स्टेप पे हुआ है वो तो 100 रुपया हुआ है, लेकिन जो 30 रुपया टैक्स वो रिटेलर को पे करना होगा। तो यही थर्ड पॉइंट है कि द बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, मतलब ये जो 30 रुपये का टैक्स एक्चुअल में बॉर्न है वो फाइनल कंज्यूमर को है। तो आप रिलेट कर सकते हो, जो इनडायरेक्ट रेस्ट्रो वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि इनडायरेक्ट टैक्स है कि फाइनल बॉर्न टू द कंज्यूमर। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, जो मैंने समझाया कि कैस्केड होता तो ये उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, और जितना आगे जा रहा है उतने पे ही टैक्स पे करना होता। तो आपको जीएसटी का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एक एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड रिटेलर एंड कंज्यूमर, चार आपको दिख रहा है। सपोज मैन्युफैक्चरर का 1 लाख का कॉस्ट पड़ा है, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर को 1 लाख में बेचा है। जनरली ये 1 लाख नहीं है, 1 लाख प्लस ये 18,000 पे किया होगा। यहाँ हम लोग बेस अमाउंट इसलिए लिख रहे हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो, ये आप ध्यान में लेके चलिएगा। ये 18,000 पे कर दिया, ठीक है। अब ये क्या किया कि 1 लाख में 18,000 साइड रखा है, क्योंकि 18,000 तो डिस्ट्रीब्यूटर पे किया है इसको, इस डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को 1 लाख 18,000 पे किया है। तो 1 लाख कॉस्ट वैल्यू है,
बेस वैल्यू है 18,000, टैक्स पे किया है। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रॉफिट कमाया 11,200 का प्रॉफिट या कुछ भी वैल्यू ऐड मान के चलिए किया, तो टोटल प्राइस हो गया 1,11,200। अब ये इस पे 18% जीएसटी कितना देगा? 20,116। ठीक है, तो ये 20,116 जीएसटी पे करेगा। तो नेक्स्ट जब रिटेलर इससे सामान खरीदेगा तो 1,11 ये बेस अमाउंट है, ये यहाँ से दिख रहा है, लेकिन ये रिटेलर प्लस आपका 20,116 पे करेगा। ठीक है, तो फिर ये भी कुछ प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट के बाद ये 18% करने के बाद आप देख रहे हैं अमाउंट, फाइनल कंज्यूमर का अमाउंट कितना आ रहा है? ये 1,60 जो ये हमारा वैल्यू है, 1,3580 प्लस 24,451 ये वाला जो टैक्स है। ठीक है, तो ये कॉस्ट टोटल बियर किसको हो गया? फाइनल कंज्यूमर को। इसको यहाँ से समझ में आएगा। सेकेंड आप रो देखिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट नील होगा, मतलब मैन्युफैक्चरर ने जितना वैल्यू ऐड किया है उतने पे ही टैक्स दिया है, मतलब इसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन सेकेंड वाले को देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट 18,000 का है, तो ये मैंने जो बताया था, ये 18,000 जो पे किया है, 18,000 जो डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को पे किया, वो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर 20,116 पे करेगा ना गवर्नमेंट को, तो वो 18,000 माइनस होके पे करेगा। तो 20,116 में से 18,000 माइनस हो गया, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया? 2,016। यही यहाँ पर लिखा है कि गवर्नमेंट को एक्चुअल इतना पे करेगा। नेक्स्ट स्टेप में भी यही होगा कि यहाँ पर अगर जब ये 24,415 पे करेगा अमाउंट, तो इसका टैक्स क्रेडिट कितना हुआ रहेगा? 20,116 का। तो 24,451 में से अगर 20,116 आप माइनस कर देते हैं तो 4,435 आ जाता है। तो आपको आप समझ में आ रहा होगा कि हर स्टेज पे जो आपका वैल्यू एडेड है आपको उतने पे टैक्स पे करना है, और बाकी जितना जो एक्स्ट्रा टैक्स पे हो रहा है वो टैक्स क्रेडिट के थ्रू कंपनसेट हो जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जनरली अगर फाइनल वैल्यू देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर ने वैल्यू कितना ऐड किया? 1,00,000 का, तो ये 1,00,000 का 18% ऐड किया है। सेकंड ने वैल्यू कितना ऐड किया? ये जो प्रॉफिट लिया है 11,200 का डिस्ट्रीब्यूटर ने, उस पर ही 18% टैक्स दिया है 2016। थर्ड ने वैल्यू कितना ऐड किया? 24,640, दैट इज प्रॉफिट। 24,640 पे ही 18% जीएसटी है। और लास्ट वैल्यू कोई एडिशन नहीं है, मतलब टोटल जो बॉर्न होगा आपका जो टैक्स देना पड़ेगा वो कंज्यूमर को देना पड़ेगा। सो आप अब आपको क्लियर हो गया होगा ये चारों पॉइंट एक एग्जांपल से। नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा जहाँ भी आपको डाउट होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कुछ कुछ जो प्रोडक्ट है जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट किए गए हैं। मैंने बताया था कि हर प्रोडक्ट या हर गुड्स एंड सर्विसेज को जीएसटी में नहीं लिया गया है, कुछ एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो लिकर होता है, शराब होता है, उसको जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया है। तो उस पर क्या होगा? जो जीएसटी के अंडर नहीं है तो उस पर जो प्रीवियसली टैक्स जो लगता था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जो भी चीज़ें हैं वो लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि अल्कोहलिक लिकर पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाता है कि मैन्युफैक्चरिंग पे, और स्टेट ही वैट तो पता है स्टेट लगाता है, जैसे सेल्स टैक्स है, और सीएसटी आपको पता है सेंट्रल सेल्स टैक्स जो लेवी करता है स्टेट, और यूज़ एंड कलेक्ट करता है, सॉरी लेवी करता है सेंटर, यूज़ एंड कलेक्ट स्टेट करता है। तो आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पेट्रोलियम क्रूड, ये 5 प्रोडक्ट होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो प्लेन्स वगैरह एरोप्लेन्स में यूज़ होता है, नेचुरल गैस, इस पर एक्साइज ड्यूटी सेंटर लगाता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट सेंटर लेता है। और बाकी अगर सीएसटी और वैट है, सीएसटी वैट दोनों में स्लैश दे के इसलिए लिखा हूँ कि बेस्ड करता है ना, अगर आपका इंटर स्टेट हुआ, इंटर स्टेट हुआ तो सीएसटी लग जाएगा, अगर इंट्रा स्टेट हुआ तो सिंपल वैट लग जाएगा। अभी इसका कंसेप्ट मैंने समझाया था, अगर क्लियर नहीं है तो आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है रियल इस्टेट पे, रियल इस्टेट दैट मीन्स ई मूवेबल प्रॉपर्टी, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट आता है इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडी। सो आपने देखा होगा कि ये वाला एक एग्जांपल जब मैंने यहाँ समझाया था, देखिए सेकंड पॉइंट, इंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडी, मतलब लोकल बॉडी को एग्जाम किया गया था, उसको जीएसटी में नहीं लाया गया था। जैसे लोकल बॉडी कौन कौन सा इंटरटेनमेंट टैक्स ले सकते हैं? सपोज आप मूवी वगैरह देखने गए, मूवी टिकट पे जो टैक्स लग जाता है। आप अम्यूजमेंट पार्क में गए, उसका टिकट पे जो टैक्स लगता है, जैसे केबल टीवी वगैरह हो गया, केबल टीवी लग रहा है हमारा, डीटीएच वगैरह, ये सब पे जो टैक्स लगता है ये जनरली लोकल बॉडी चार्ज करता है, तो ये टैक्स जीएसटी के अंडर नहीं है। अब दो स्पेशल एग्जांपल है, इस दो एग्जांपल में जैसे टोबैको हुआ, इसमें क्या करते हैं जीएसटी भी लगता है, साथ में ऐसा पॉलिसी है कि सेंटर का एक्साइज ड्यूटी भी लगता है इस पर, जो दोनों लगता है जीएसटी के अंडर है ये, बट साथ में सेंटर एक्साइज ड्यूटी भी लगाता है इसके मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है, इसको सीन प्रोडक्ट या सीन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इस कारण से यूज़ होता है ये सब।
थोड़ा टैक्सेस ज़्यादा भी कर देंगे तो लोग ज़्यादा बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि दे आर जस्ट एडिक्टेड टू इट। आजकल तो बड़े बड़े क्रिकेटर भी ऐड कर रहे हैं, तो कुछ बोला नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है ओपियम, इंडियन हम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। सो इस पे भी जीएसटी, ओपियम अर्थात आप हिंदी में सुने होंगे अफीम, या इंडियन हम्प आप भांग वगैरह को बोलते हैं, एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स पे, इस पे भी जीएसटी लगता है। साथ में इस पे एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? स्टेट लगाता है। तो दो डिफरेंस आप देखे होंगे कि टैबैको और ओपियम वगैरह दोनों जीएसटी के अंडर है, लेकिन एक पे एक्साइज सेंटर लगा रहा है, एक पे एक्साइज स्टेट लगा रहा है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो आप ये क्लियर हो गया कि कितने सारे प्रोडक्ट, गुड्स एंड प्रोडक्ट को जीएसटी से एग्जाम्प्ट किया गया। एक और मैं पॉइंट बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट वाला है अल्कोहलिक लिकर, इसको जीएसटी से एग्जाम्प्ट किया गया है, लेकिन जो ये सेकंड है पेट्रोलियम, इसको एग्जाम्प्ट नहीं किया गया। इसको बोला गया है कि जब तक फर्दर जीएसटी काउंसिल बता नहीं देता कि कब ये जितने 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी लगेगा, तब तक ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी और वैट लगते रहेगा। जैसे एक डेट डिफाइन हो गया कि यस, जीएसटी काउंसिल सपोज डिफाइन एक्स डेट, कि इस डेट से ये जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जीएसटी में आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे। वो डिपेंड करता है जीएसटी काउंसिल पे। लेकिन फर्स्ट वाला है, इस पे अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। बाद में आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं है। तो एक पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप एक मैं पूरा पैटर्न बताता हूँ कि हमारा जेनेसिस कैसे हुआ था जीएसटी का इंडिया में। सो स्टार्टिंग क्या था कि स्टार्ट हुआ था 2000 में, जब हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने एक कमिटी सेटअप किया था टू डिज़ाइन द जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। ये 2000 में ही कमिटी सेटअप हो चुका था कि जीएसटी मॉडल लाना है। 2006 में अनाउंसमेंट तक हो गया कि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कि 2006-07 में जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। सोचिए 2006 में ही अनाउंस हो चुका था, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स आया एंड फाइनली 2014 में एक बिल लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 122वां, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, और फाइनली अगस्त 2016 में ये बन गया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि यहाँ 122 था, यहाँ 101 कैसे हो गया। तो सपोज जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल होते हैं, तो वो सब बिल पास नहीं होते। तो जितने भी पास नहीं होते तो वो तो एक्ट नहीं बन पाएंगे। तो इस कारण से सपोज अभी करेंटली आप देख रहे होंगे कि 122 और 105 है, तो आप आइडिया लगा सकते होंगे कि लगभग माइनस भी करेंगे तो आप 21-22 एक्ट सीए दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा होगा जो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ होगा। तो इस कारण से दोनों नंबर डिफर है। सो हम लोग 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जीएसटी एक्ट, जीएसटी के नाम से ही जानते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइमलाइन देखते हैं कि अगस्त 2016 में हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रोविजंस क्या क्या था। तो अब हम लोग देखते हैं 101 में क्या क्या प्रोविजंस है। इसमें जनरली 3 न्यू आर्टिकल को ऐड किया गया। आर्टिकल 246 है, आर्टिकल 269 है और 279 है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ माइंड में होगा कि अगर हम न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं, सीए ला रहे हैं, तो हम आर्टिकल नंबर सेम क्यों नहीं रख रहे हैं? तो उसके लिए मैं एक आर्टिकल आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं समझाता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। जैसे 246A है, यहाँ आप समझिए। तो इससे पहले मैं 3 आर्टिकल आपको बताता हूँ। जैसे 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब है अगर आपको टैक्स लेना है किसी से भी तो आपको उसके लिए एक्ट बनाना होगा। सिंपल 265 बोलता है। 245 क्या बोलता है? द पावर फॉर इनैक्टिंग द लॉ इज कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। इन अदर वर्ड, एक्सटेंड ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। मतलब 245 सिंपल ये बोलता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप लॉ बना सकते हैं, और एक्सटेंड भी प्रोवाइड करता है कि किस एक्सटेंड तक लॉ बना सकते हैं। ये 245 बोलता है, ठीक है। 246 का क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। सो 245 तो ये पावर दे दिया पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप लॉ बना सकते हैं। अब 246 मैटर डिसाइड करेगा कि कौन से मैटर पे सेंटर लॉ बनाएगा, कौन से मैटर पे स्टेट लॉ बनाएगा। तो ये होता है जनरली जो हम 7th शेड्यूल देखते हैं। 7th शेड्यूल में हमें पता है 3 लिस्ट है, 1 2 3। फर्स्ट इज सेंटर लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। सो जो फर्स्ट लिस्ट पे जितने भी मैटर है उस पर लॉ बनाने का हक है सेंटर को, सेकेंड लिस्ट पे जितने भी मैटर है उस पर स्टेट लॉ बनाता है। तो फर्स्ट लिस्ट में ही यूनियन लिस्ट जिसे बोलते हैं, जो एंट्री 82 to 91 है, ये टैक्स से रिलेटेड है। और स्टेट लिस्ट में एंट्री 45 to 63 ये भी टैक्स से रिलेटेड है। ये मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया है कि आपको थोड़ा सा एडिशन नॉलेज मिल जाए। जैसे 82 हम मानते हैं, 82 जनरली है कि
इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर, या 83 आप देखेंगे तो कस्टम ड्यूटी है। तो ये सब प्रोविज़न आप एक बार जाके शेड्यूल 7 देख सकते हैं क्या है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 246 हमें मैटर डिसाइड कर देता है कि किस पे यूनियन लॉ बनाएगा और किस पे स्टेट लॉ बनाएगा। और मैंने रेफरेंस के लिए भी नंबर भी दे दिया कि आप यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, एग्जैक्टली हर टैक्स के बारे में वहाँ लिखा गया है, ऑथोराइज किया गया है। सो अब आते हैं हम लोग 246 ए पे। सो 246 देखिए, 246 क्या था कि सब्जेक्ट मैटर बता रहा था कि किस पे लॉ बनाता है। तो एग्जैक्टली 246 ए ऐड किया गया उसके जस्ट बाद, जो कि जीएसटी से रिलेटेड प्रोविजन है। बिकॉज अभी तक केवल मैटर जो था हमारा, जैसे समझिए यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर थे और स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर दिया गया था, लिस्टेड था, उस पर ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव को पावर था लॉ बनाने का। अब जीएसटी का जब हम लोग जीएसटी ला दिए तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन करना होगा ना कि जीएसटी पे भी लॉ बनाने का पावर है। तो ये हमें 246 ए देता है। क्या लिखता है? पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैज़ द पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज बाई यूनियन एंड सच स्टेट। मतलब 246 से बोलता है पार्लियामेंट दोनों को पावर देता है कि आप लॉ बना सकते हैं जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ फॉर द इंटर स्टेट सप्लाई फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो और एक्सप्लिसिटली बताया कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य जाएगा, तो उसके लिए जो जीएसटी का लॉ बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा 246 ए क्यों लाया गया। उसके बाद डायरेक्टली 269 ए है। 269 ए देखते हैं। ये बोल रहा है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, लेवी एंड कलेक्टेड बाय सेंटर गवर्नमेंट एंड अपोर्शनड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। जैसे 246 से बता दिया कि आप पार्लियामेंट से, सेकंड पॉइंट 246 से कहा है, ये सिंपल बोल दिया कि ठीक है, जो भी इंटर स्टेट ट्रेड होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज बिकेगा या सेलिंग होगा, परचेजिंग होगा, उस पर लॉ बनाएगा सेंटर। ठीक है, उस पर भी स्पेशल कंडीशन क्या दिया है कि जब लॉ बनेगा उसमें जो लेवी और कलेक्शन का टास्क होगा वैसे ट्रांजैक्शन में वो सेंटर गवर्नमेंट का होगा। ये स्पेशल दे दिया 269 ए पे। और अपोर्शन मतलब कि कुछ पोर्शन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको पता है आईजीएसटी चार्ज करता है, आगे मैं समझाऊंगा, आईजीएसटी चार्ज करता है। तो अब ये आईजीएसटी में कितना पार्ट सेंटर अपना खुद रखेगा, दैट मीन्स सीजीएसटी कितना रखेगा और स्टेट को कितना देगा। सो ये बताता है। और ये कैसे पता चलेगा कितना और सेंटर और स्टेट को जाएगा? ये भी जनरली कि पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाएगा उसके अकॉर्डिंग, और ये एक्ट को रिकमेंड करेगा जीएसटी काउंसिल। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, जीएसटी काउंसिल कुछ रिकमेंडेशन देगा पार्लियामेंट को कि एक पर्टिकुलर पोर्शन होना चाहिए, सपोज इक्वल पोर्शन 18% अगर आईजीएसटी सपोज टोटल ऑफ आप समझिए 18% आईजीएसटी चार्ज हो रहा है, तो जीएसटी काउंसिल पार्लियामेंट को सजेस्ट करेगा कि 9% स्टेट को दे दीजिए, 9% सेंटर रख लीजिए। तो उसी हिसाब से पार्लियामेंट एक्ट बनाएगा और यही एक्ट गवर्न करेगा आईजीएसटी का अपोर्शन, मतलब आईजीएसटी को कैसे डिवाइड करना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट जो थर्ड एक्ट है वो है आर्टिकल 279 है, दैट इज जीएसटी काउंसिल है। इसको मैं डिटेल में अभी कवर करूंगा। तो ये दो आपको क्लियर हो गया होगा, 246 है, 269 है और 279 है, मैं अभी बता रहा हूँ। 269 में देखिए जीएसटी काउंसिल। अब देखिए एक एक पॉइंट देखते हैं जीएसटी काउंसिल का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कंपोजिशन देख लेते हैं कौन कौन है जीएसटी काउंसिल में। यूनियन की तरफ से दो दिख रहा है आपको, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। मतलब यूनियन की तरफ से हमारा कितना आया अभी, यूनियन की तरफ से दो आगे मेंबर। अब देखिए ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट मेंबर। तो हमें पता है कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कितना है, 28 स्टेट है प्लस यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेशन, मतलब 3 होगा। क्योंकि हमें पता है कि हमें पता है कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, ये तीनों के पास अपना लेजिस्लेशन है। तो ये 28 + 3 31 और 2 यूनियन की तरफ से, इसका मतलब है अभी करंट कंपोजिशन 33 है जीएसटी काउंसिल का। तो ये कंपोजिशन आप समझ गए। नेक्स्ट समझते हैं जीएसटी काउंसिल रिकमेंड क्या क्या चीज़ें करता है। इसका तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। कुछ मैं फिल्टर करके लिखा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जैसे जीएसटी रेट है, दैट इज स्लैब रेट, जैसे 0%, 5%, 8%, हमारा 12%, 18%, 28%। ये जो स्लैब रेट है
ये स्लैब रेट डिसाइड करेगा कौन? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है टैक्सेस टू बी सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो हम लोगों ने दिखाया था ना सेंटर और स्टेट का जो टैक्स जो सब्ज्यूम्ड हुआ था, वो कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम्ड होंगे जीएसटी के अंदर, वो भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टू बी कवर्ड अंडर जीएसटी, मतलब कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज कवर्ड होंगे। जैसे अल्कोहल हुआ था फॉर लिकर, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो कवर्ड नहीं हुआ था। पेट्रोलियम वगैरह पे अभी डिसीजन हुआ नहीं है, अभी कवर नहीं है, लेकिन जीएसटी काउंसिल डिसीजन ले सकता है कि उसको कवर करना है, तो ये भी जीएसटी काउंसिल का काम है। मॉडल लॉ टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, तो मॉडल लॉ यही डिसाइड करेगा कि, क्योंकि लॉ में क्या होगा, अगर कोई भी जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास करता है, उसमें तो यही सब लिखा रहेगा ना कि कौन सा गुड्स इसके अंडर आएगा, क्या प्रोसीजर है, कौन सा स्लैब रेट होगा, तो उसके लिए जो मॉडल लॉ रिकमेंड करेगा तो वो जीएसटी काउंसिल करेगा। जैसे ये एग्जाम्पल में आपने देखा, यहाँ मैंने जो समझाया था, जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड किया था कि आईजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। तो एक तरह से ये मॉडल लॉ आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक्ट बना होगा ये जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे एक मॉडल पे बना होगा। तो यहाँ से आप क्लियर हो गए कि जो मॉडल लॉ है वो भी रिकमेंड करता है आपका जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट है अ पोर्शन ऑफ आईजीएसटी, जो अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल बताया। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट, ये नेक्स्ट ऐड किया गया है कि अगर हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए थोड़ा स्पेशल प्रोविजन है, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के को अगर कंसीडर किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया से इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो इंटेंसिटी है या वहाँ का इन्वायरमेंट को लेके थोड़ा सा वो अलग माना गया है। अभी देखते हैं कि वहाँ भी आप शेड्यूल 6 आप देख रहे होंगे, तो थोड़ा अलग प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न स्टेट। तो इस कारण से जीएसटी को लेकर भी कुछ रिकमेंडेशन है जो स्पेशल रिकमेंडेशन दे सकता है उसके लिए। नेक्स्ट आते हैं कि वेटेज कितना है, डिसीजन वेटेज इस काउंसिल में डिसीजन किस लेवल पे होता है। तो सबसे पहला है कि जो हम देखेंगे मेंबरशिप क्या है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना, वो 1/3 ऑफ द कास्ट वोट, मतलब 1/3 वेटेज होता है टोटल वोट में, और जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो 2/3 वेटेज होता है। तो आप देख रहे हैं कि केवल 2 लोग मिलकर ही 1/3 वेटेज कर रहे हैं, क्योंकि 2 ही यूनियन से हैं, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट प्लस यूटी दोनों मिला के मतलब 31 लोग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से हैं, जो 2/3 का टोटल कास्ट वोट है। एंड डिसीजन जो होता है वो मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द टोटल वोट बाय द मेंबर प्रेजेंटेड वोटेड, मतलब एटलीस्ट आपको 3/4 चाहिए ही। तो इसका मतलब है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चाहे जीएसटी इंप्लीमेंट करने का अपने मन से भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 है सिर्फ, और चाहिए हमारा कितना 3/4, तो एटलीस्ट उसको कन्विंस करना होगा कुछ स्टेट्स को, तभी वो जीएसटी ला सकता है। इस कारण से एक तरह से आप देखेंगे तो ये अनबायस्ड होकर चल रहा है, एक बैलेंस्ड अप्रोच है कि जीएसटी में सेंटर का मोनोपोली नहीं है, क्योंकि सेंटर खुद चाह के कुछ भी नहीं कर सकता। मैक्स टू मैक्स 1/3 वो वोट उसके फेवर में जाएगा। अगर सारा स्टेट अगर उसके अगेंस्ट चला गया तो ऑटोमेटिकली वो जीएसटी काउंसिल का जो रिकमेंडेशन वो पास नहीं होगा। तो ये था जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन, जो कि आर्टिकल अंडर 279A। तो 3 मैंने आर्टिकल बता दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। अब आप मैप पे चलते हैं, मैप कहाँ था, यहाँ पर। अब हम लोग आ गए हैं, ये अमेंडमेंट देख लिए अगस्त 2016 वाला, कि 3 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 आर्टिकल ऐड हुआ है। जैसे 246 ए ऐड हुआ, 269 ए ऐड हुआ और 279 ए ऐड हुआ, ठीक है, ये 3 ऐड हुआ है। नेक्स्ट आता है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया तो अभी तक एक्ट नहीं बना है। अब 2016 में पहला जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होता है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ही हर कुछ रिकमेंड करेगा, मॉडल लॉ जितना भी चीज़ सब उसी का काम है। सो ये रिकमेंड क्या करता है, मार्च 2017 में काउंसिल रिकमेंड कि CGST, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, UT GST एंड कॉम्पनसेशन सेस बिल, मतलब ये रिकमेंड करता है कि ये सब आप लाइए। अगस्त 2017 का क्या है, ये CGST, IGST, UT GST एंड कॉम्पनसेशन एक्ट पास हो गया। तो अगस्त 2017 को थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं क्या था। जैसे हाँ, अगस्त 2017 मान के चलिए, ये मैंने एक चार्ट बना लिया है क्या क्या लॉ पास किया गया था अकॉर्डिंग टू जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन। सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2017, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2017 एंड जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। ये 4 एक्ट पास किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। सो लास्ट वाला देखते हैं कि फर्स्ट देख लेते हैं ये तीनों एक्चुअल में क्या है, CGST क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितना भी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी के अंडर आ रहा है और उसका इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, मतलब विद इन स्टेट सप्लाई हो रहा, तो उसमें CGST लगेगा। सेंटर अपना खुद लेविड करेगा, लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट एंड यूटेड विथ लेजिस्लेचर एज GST।
तो एसजीएसटी आप एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। एसजीएसटी में वो यूटीज भी इंक्लूडेड है जो इसके पास लेजिस्लेचर है, ठीक है। यूटी जीएसटी केवल उनके लिए है लेविड एंड कलेक्टेड बाई यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब जो हमारा 8 यूनियन टेरिटरी है -3, मतलब 5 यूनियन टेरिटरी जो है वो यूटी जीएसटी अप्लाई करेगा। सो ये हमारा 3 क्या चीज़ के लिए हो गया, ये 3 हो गया हमारा विद इन स्टेट के लिए। अगर विद इन स्टेट अगर ट्रांजिशन ऑफ गुड्स होता है, खरीद बिक्री होता है गुड्स का, तब ये 3 एक्ट लगेगा जो इंडिविजुअल लगाएगा, सेंटर अलग लगाएगा अपना, स्टेट अलग लगाएगा, ठीक है, और यूटी अपना अलग लगाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट को देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो जीएसटी के अंदर आते हैं और उसका सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट आता है, उस पर केवल आईजीएसटी कलेक्ट होगा। और आईजीएसटी हमें पता है, ये इक्वेशन है कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होता है। अभी मैंने पूरे आईजीएसटी पे बताया था, इंटीग्रेटेड जीएसटी, कि उसका कुछ पोर्शन सेंटर अपना रख लेगा और कुछ पोर्शन दे देगा। वो पोर्शन डिसाइड कौन करेगा, बाई एन एक्ट। उस एक्ट को मॉडल या रिकमेंड कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल। ये पूरा मैप आप याद करके रखिए, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते लॉ पे, ये 3 आपको समझा दिया मैंने, सीजीएसटी। अब आते हैं जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट पे। इसको लाने का क्या जरूरत है और क्यों जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया। State will be compensated by the center for the loss of the revenue due to the implementation of GST. Compensation will be provided for the period of 5 years when the state GST Act come into force. इसका मतलब बोला गया है कि जब इनिशियली मैंने बताया था कि जब जीएसटी नहीं आया था तो जो प्रोड्यूसर स्टेट है वो टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन जीएसटी जो है वो हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब है कि जो स्टेट कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट को, जो कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट को, उसको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, वो उस गुड्स पे टैक्स लगाएगा। जैसे आईजीएसटी कलेक्ट होगा तो वो आईजीएसटी में जो एसजीएसटी है वो कंज्यूमर स्टेट को जाएगा। तो इससे जितने भी प्रोड्यूसर स्टेट है वो तो चाहेंगे कि मेरा रेवेन्यू तो खत्म हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि हम प्रोड्यूस करें और हमें टैक्स ही नहीं मिल रहा है आईजीएसटी का। तो इस कारण से उन लोग रिलक्टेंट थे इनिशियल में कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट नहीं करने देना है। तो इस कारण से ये कंपल्सन हो गया कि आप एटलीस्ट 5 साल तक उस स्टेट को आप कुछ कंपनसेट कीजिए। आप अगर जो भी रेवेन्यू उनका हो रहा है, जितना भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, पहले जितना कमाते थे और अब जितना टैक्स कलेक्ट करे, जितना भी वो गैप आएगा विथ सम इन्फ्लेशनरी इफेक्ट ऐड करके, जैसा 14% आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो विथ इन्फ्लेशनरी इफेक्ट ऐड करके अगर कुछ ऐसा आएगा तो वो सरकार गवर्नमेंट 5 साल तक देगा। कब तक, फ्रॉम द डेट स्टेट जीएसटी एक्ट कम्स इन फोर्स। क्योंकि ये जो तीनों जो एक्ट है सेंट्रल लेवल पे एक्ट है, तो सेंट्रल लेवल पे एक्ट होने के बाद सेंटर ने तो अपना टैक्स लगा दिया, लेकिन स्टेट भी तो साइमल्टेनियसली टैक्स लगाएगा अपने पे, तो स्टेट को भी तो एक्ट पास करना होगा जीएसटी का। तो वही बोला गया कि जैसे स्टेट ने एक्ट पास कर दिया उस दिन से लेकर 5 साल तक उस स्टेट को ये कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। अब कंपनसेशन के लिए कंपनसेशन सेस लगता है। सेस मैंने बताया था, सेस जनरली कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है। एक एग्जांपल भी दिया था एजुकेशन और हेल्थ सेस का। तो यहाँ देखिए, द जीएसटी कंपनसेशन सेस इज लेविड ऑन द लग्जरी आइटम्स और द डीमेरिट गुड्स लाइक पान मसाला, टोबैको, मोटर कार्स। सो ये जितने भी गुड्स है इस पे ये सेस लगता है, और इस सेस से जो कलेक्शन होगा, इस कलेक्शन से वो प्रोड्यूसर स्टेट को कंपनसेट किया जाएगा जीएसटी का लॉस। तो आप क्लियर हो गया होगा। इनिशियली क्या था कि इट वाज लेविड फॉर द 5 ईयर पीरियड, जैसे 5 साल के लिए बोला गया ना कि 5 साल के लिए स्टेट सबको दिया जाएगा केवल। तो लेकिन अब क्या हुआ कि सेंटर तो 5 साल के लिए कलेक्शन के लिए बना लिया कि 30 जून 2022 तक ही सेस कलेक्ट होगा, लेकिन हुआ क्या कि मे बी सेंटर उतना सेस नहीं कलेक्ट कर पाया जितना उसको कंपनसेशन देना था। तो इसके कारण से जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कुछ मनी बोरो करना पड़ गया कंपनसेट करने के लिए। तो इस मनी बोरो तो हो गया है, अब इस मनी को रीपे कैसे करेगा। तो रीपे करने के लिए सेंटर ने डिसीजन लिया है कि ये जो सेस लगाया गया था, द लेवी एंड कलेक्शन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 30 मार्च 2016 तक ये सेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट को अभी भी कंपनसेट किया जाएगा। स्टेट का कंपनसेशन 5 साल तक ही है, फ्रॉम द डेट ऑफ स्टेट जीएसटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड। लेकिन ये जो सेस आप को देना पड़ रहा था, ये सब जो लग्जरी आइटम्स और डिमेरिट गुड पे जो सेस लग रहा था, जो एक्स्ट्रा टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था, वो अब 31 मार्च 2026 तक लगेगा। ये गवर्नमेंट क्यों कर रहा, टू रीपे द बोरोविंग डन बाय द गवर्नमेंट इन 2021 एंड 2022 टू कंपनसेट स्टेट। मतलब कुछ बोरो करना पड़ गया था 2020-21 और 21-22। आप देखिए उस समय कोविड का भी सिचुएशन था, तो मे भी उतना सेस कलेक्ट नहीं हुआ होगा,
जो एग्जैक्टली कंपनसेट करता। इस कारण से गवर्नमेंट को कुछ बोरोविंग करना होगा, तो उस बोरोविंग का मनी तो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा ना, तो उस बोरोविंग के मनी को पे करने के लिए गवर्नमेंट ने वो सेस को कंटिन्यू रखा है 2026 तक। ठीक है, ये एक डिफरेंस है, लेकिन वो अब स्टेट को जाएगा नहीं, बस वो बोरो पे मनी जितना ले बोरो किया है उसको रीपे करने के लिए बस सेस कंटिन्यू कर रहा। तो ये सेंट्रल एक्ट्स हो गया, सेंट्रल एक्ट्स हम समझ गए। अब हम आते हैं, हम मैप पे आते हैं, हमारा मैप यहाँ देखिए, अप्रैल 2017 तक सब सेंटर ने एक्ट पास कर दिया। अब मई 2017 में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड ऑल द रूल्स रिकमेंड हुआ। देन 30 जून 2017 मैंने बताया था कि ये स्टेट्स ने अपना एक्ट पास कर दिया, लेकिन हर स्टेट को ये एक्ट इंडिविजुअली पास करना होगा, क्योंकि इनिशियली भी जो स्टेट जो टैक्स लगाता था अपना, वो सारा टैक्स तो स्टेट लगाता था, तो उसके लिए स्टेट को एक्ट पास करना होगा। क्योंकि आपने लॉ पढ़ा है, मैंने एक लॉ बताया था, क्या था, आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि नो टैक्स लेविड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब जब तक लॉ नहीं बनेगा आप टैक्स नहीं लेवी कर सकते। तो सेंटर ने तो अपना लॉ बना दिया कि हम जीएसटी लेंगे अपने हिसाब से, आईजीएसटी 3-4 लॉ बना दिया। अब स्टेट को भी अपना लॉ बनाना होगा, उस लॉ के अंडर वो जीएसटी लेगा, और उसका लॉ का भी रिकमेंडेशन वो जीएसटी काउंसिल ही देगा। तो इससे 30 जून तक 2017 तक जितने भी स्टेट है एक्सेप्ट जेएन के, सब ने लॉ बना दिया। और 1 जुलाई 2017 विच इज़ द हिस्टोरिकल डे वेयर जीएसटी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जेएनके। जेएनके को छोड़ के सब जगह जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया। और 8 जुलाई, ठीक आपका 7 दिन बाद, एसजीएसटी जो था, एसजीएसटी का एक्ट जो जेएनके असेंबली में भी पास हो गया, और 8 जुलाई फाइनल डेट था जहां पर जेएनके भी इंक्लूड हो गया कंप्लीटली जीएसटी में। तो ये आपको पूरा मैंने रोड मैप बता दिया, एग्जैक्टली कैसे कैसे हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता दिया, ए टू जेड मैंने इसमें कवर कर दिया है, और अभी पूरा डिटेल में मैंने ये कवर किया है। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो बताना बच गया है, वैसे मैंने ज़्यादा पॉइंट लिखा नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिख लिया, आपको मैं समझा देता हूँ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। पहला है यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। यूनिफाइड आपको पता है, यूनिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर द इंडिया। पहले बिजनेसेस में क्या होता था कि सपोज मुझे एक राज्य में बिजनेस करना है, दूसरे राज्य में, तो जनरली क्या होता था कि अगर टैक्स स्ट्रक्चर दोनों राज्य में डिफरेंट होता था, तो अब मुझे सेलेक्ट करना पड़ता था कि कौन राज्य में हम जाके करें। इस कारण से एवरी स्टेट इज़ नॉट प्रमोटेड इक्वली। तो जो पिछड़ा राज्य होता था या जहाँ टैक्स स्ट्रक्चर ज़्यादा खराब होता था, वहाँ देखते थे कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह आ ही नहीं रही है, या लोग बिजनेस के लिए प्रमोट नहीं हो रहे हैं। तो एक तरह से एक वर्ड आता है विच इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक कंपटीशन देने के लिए कि सब जितने भी स्टेट है उसको इक्वल वेटेज मिल जाए, इस कारण से यूनिफाइड स्ट्रक्चर काम करता है। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, सिंस वैल्यू एडेड टैक्सेस का कंसेप्ट मैंने बताया था, कैसे हम लोग बेस वैल्यू पे लेते हैं और हमें केवल वैल्यू एडेड पे टैक्स देना होता है। जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो खत्म हो गया। कैस्केडिंग इफेक्ट एक तरह से आप समझ सकते हैं, सपोज एक 100 रुपये का आप सामान बेच रहे हैं, ठीक है, आप 10 रुपया टैक्स लेके 110 पे किसी को सामान बेचे, अगर सपोज ये 20 रुपये का वैल्यू ऐड किया तो इस सामान का वैल्यू 130 हो गया। अब इस पर ये 10% टैक्स पे कर रहा है, इसका मतलब ये 113 रुपये टैक्स पे कर रहा है। जनरली इसने वैल्यू ऐड 20 रुपये का ही किया है, और अगर इसको टैक्स क्रेडिट मिल भी जाता है 10 रुपये का, तो इसने पे 13 रुपया किया है, और 10 का टैक्स क्रेडिट मतलब 3 रुपया पे किया, और वैल्यू ऐड तो ये 20 का ही किया है, तो एक्चुअल में इसको 2 ही पे करना चाहिए था। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया। ये जो 10 रुपया एक्स्ट्रा जो टैक्स पे किया गया था, ये फाइनल अमाउंट में ऐड हो गया, तो इसको हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये रिमूवल हो गया। सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर्ड, अब सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है तो इजीली हो गया सबको, मतलब जो टैक्स भर भी रहा है और जितना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का कॉस्ट भी बच गया, और उन्हें समझ में भी आ गया कि यस मुझे बस जीएसटी पे करना है। क्योंकि अब देखिए जो छोटे बिजनेसेस हैं उन्हें तो बिजनेस पे मतलब है ना, अगर वो तो टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाएंगे ना कि हमें सेल्स टैक्स भरना है, हमें कस्टम भरना है, हमें आपका इंट्री टैक्स भरना, बहुत सारा टैक्स, अगर उतना सारा वो हो जाएगा तो वो तो खुद से बर्डन हो जाएगा। छोटा बिजनेस क्या खुद का सीए वगैरह या वैसे कुछ मैनेज करने के लिए नहीं रहता है, तो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो गया कि उन्हें बस समझ में आ गया कि हमें जीएसटी देना है 18%, 9%, जो भी रेट पता चल गया। तो एक तरह से उन लोगों के लिए एक बिजनेस करना आसान हो गया, तो एक प्रॉफिट है। नेक्स्ट है हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, ये भी बढ़ गया है क्योंकि बिजनेस आसान हुआ तो ओवरऑल स्लोली आप देखेंगे कि इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। देखिए जैसे 7th पॉइंट है, इंक्रीज जीडीपी इन लॉन्ग रन, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखा जाएगा, तो एक पॉजिटिव मूव है। सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि सिंगल है तो आपका स्लैब रेट एकदम फिक्स है, तो कहीं भी आपको
ओपेकनेस का भी यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी मैंने समझाया कि अब पूरा पूरी ईजी हो गया है, आपको पता चल गया है कितना मुझे पे करना है, तो हमारा बिजनेस ईजिली बन जाएगा और हम कोई भी स्टेट चूज कर सकते हैं बिकॉज हर जगह यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी बता दिया। तो अभी तक मैंने जीएसटी में लगभग आपको पूरा पूरी हर कुछ जीएसटी में क्लियर कर दिया है। और इसके अलावा भी अगर जीएसटी में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई नेक्स्ट ऐसा टॉपिक जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है या जो आप चाह रहे हैं कि थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, ये पीपीटी बनाने में काफ़ी रिसर्च किया है कि आपको एक कंसाइज नॉलेज मिले, एक होलिस्टिक नॉलेज मिले। तो ये इसमें थोड़ा सा मेरा मेहनत गया है। तो इस कारण से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई और सब्जेक्ट में आप चाहते हैं या कुछ और टॉपिक पे चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल बहुत लोगों तक पहुँचे और थोड़ा चैनल इनरीच हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसा काम करने के लिए। सो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।